मैं एक बेहद गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 21वीं सदी में जबकि हम बड़े बड़े सामाजिक विकास के दावे करते हैं, सामाजिक रिफॉर्म की बात करते हैं, हिंदू एक होना इसकी बात करते हैं, तो ओडिशा में एक दलित महिला हेल्पर कम कुक द्वारा तैयार भोजन को समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को देने से मना कर देते हैं। पिछले 3 महीनों से उस आंगनवाड़ी सेंटर का बाइकॉट चल रहा है। सभापति जी, आंगनवाड़ी सेंटर्स बच्चों के फिजिकल और कॉग्निटिव विकास की बुनियाद है, लेकिन अगर इस तरह के जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव है तो स्वाभाविक तौर पर इसका असर बच्चों के ग्रोथ पर भी पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाएं संविधान के आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को सीधे प्रभावित करती है। आर्टिकल 47 में नीति उस दायित्व के विपरीत है जिसके अनुसार राज्य पर पोषण स्तर बढ़ाने और जन स्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे मुद्दे को वर्क प्लेसेस पर होने वाले व्यापक जाति आधारित भेदभाव के संदर्भ में भी देखा जाएगा। हाल में वर्षों में ऐसी कई चिंताजनक घटनाएं सामने आई है जिन पर समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती तो आगे की घटनाओं को रोका जा सकता था। कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी मजदूर पर पेशाब करने की अमानवीय घटना सामने आई थी, जिसने समाज को झकझोर कर दिया। पिछले वर्ष गुजरात में एक 28 वर्षीय दलित सरकारी कर्मचारी ने कथित जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। चंडीगढ़ में एक एडीजीपी पुलिस की मृत्यु के बाद स्वयं पुलिस बल के भीतर संस्थागत जातिगत भेदभाव के आरोप लगे। ये घटनाएं स्पष्ट करती है कि जातिगत पूर्वाग्रह केवल सामाजिक जीवन तक सीमित नहीं बल्कि वर्कप्लेसेस में भी मौजूद है, जिससे कमजोर वर्गों की गरिमा, करियर प्रोग्रेस और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रभावित होती है। किसी भी कर्मचारी के साथ जाति के आधार पर ऐसा व्यवहार संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 17 का उल्लंघन है, साथ ही ये दंडनीय अपराध भी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेकर कठोर और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। साथ ही जहां पर इन मामलों में गंभीर उल्लंघन मिले वहां पर जवाबदेही तय की जाना चाहिए। हम सुनते हैं सरकार से बहुत सी बातें दलितों को, वंचितों की बात भीम सिंह जी, लेकिन डॉक्टर भीम सिंह जी, माननीय सभापति महोदय, बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में जी राम जी पर आयोजित चौपाल एवं जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान किसानों से व्यापक संवाद हुआ। किसानों ने सहभागिता की कानून को लेकर संतोष एवं खुशी व्यक्त की। किसानों ने केंद्र सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की खुले तौर पर सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की नीतियों से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली है, किंतु इसी के साथ किसानों ने अपने एक गंभीर सुझाव और पीड़ा भी सामने रखी कि अनेक कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक पहुंचने से पहले ही बैंकों की जटिल कार्यप्रणाली में उलझ कर रह जाती हैं। किसानों ने आग्रह किया कि सरकार तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि आज बैंकिंग व्यवस्था ही किसानों के लिए बड़ी बाधा बनती जा रही है। बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार कृषि की ऋण उपलब्धता पर टिका है और किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसका मूल स्तंभ है। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 25-26 में केसीसी वितरण की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा राज्य के लिए 7,43,291 किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य
निर्धारित किया गया था, जो स्वयं में अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है, लेकिन इसके बावजूद अब तक केवल 69,173 कार्ड ही वितरित हो पाए हैं, जो कुल लक्ष्य का मात्र 9.31% है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि योजना का लाभ किसानों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा केसी योजना के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु बिहार में बैंकों की आनाकानी, एनपीए का बहाना और जटिल प्रक्रियाएं किसानों को पुनः साहूकारों पर निर्भर होने के विवश कर सकती हैं। अतः सरकार से आग्रह है कि केसीसी लक्ष्य की 100% प्राप्ति सुनिश्चित की जाए, बैंकों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय की जाए तथा जिला और प्रखंड स्तर पर कार्ड वितरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध बनाकर बिहार के किसानों को उनका वास्तविक अधिकार प्रदान किया जाए। धन्यवाद। श्रीमान ये रहीम जी। Sir, I would like to share 4 heart-breaking incidents from different parts of our country. Sir, quote, I am not able to bear it anymore. I have lost the will to live, unquote. The bank employees told a superior officer over the phone while committing suicide in Gujarat. Sir, a chief manager of Union Bank hanged himself. He wrote a suicide note stating, quote, the staff should not be assigned impossible targets and terrorists, or else others like me will also be driven to suicide, unquote. Sir, a branch manager in Tamil Nadu ended his life leaving behind his 1-year-old daughter. Sir, a 38-year-old bank manager hanged herself inside a bank at Kannur in Kerala. In her death note, she wrote, I am unable to cope with the work pressure. Sir, these are some heartbreaking incidents between 2021 and 2024. Sir, this list is endless, sir. Over the last decade, around 500 bank employees across India have lost their lives due to work-related stress, harassment, and workplace abuse, sir. Sir, my colleagues, have a look at the public sector banks in your surroundings. You kindly look at. Even at the night time, bank employees would be working there, sir. Sir, bank employees are exhausted, overburdened, and chronically understaffed. Sir, I am going to a data provider in the Lok Sabha. As on June 2025, 32,567 posts are lying vacant in public sector banks only, sir. Sir, the number of business and branches of public sector bank is increasing, but the number of staff is decreasing, sir. Sir, what is the fundamental duty and intention of the Indian public banking sector? Sir, it has been drastically changed, sir. What is the primary objective of Indian banking sector? Sir, it should be make financial transaction easier for the common people and peasants, provide loan and ensure their financial security. Now it has become a secondary. Now, unfortunately, public sector banks are functioning as a market for third-party products of Indian and foreign corporates. What are the third-party products? Third-party products means private insurance, mutual funds, etc. Sir, unrealistic targets are assigned to them to sell third-party products. In addition, targets related to government schemes like Atal Pension Yojana and Suganya Samriddhi Yojana and also are imposed. Many employees are forced not to leave the bank even at night without achieving their daily target. Sir, stop the slavery in the Indian public banking sector. Stop the slavery in the Indian banking public sector. Now, श्रीमान राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो अभी भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान का संकट बन चुका है। वह है एआई आधारित डीप फेक और फेक वीडियो का अनियंत्रित फैलाव। आज हालत है कि एक आम व्यक्ति भी मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके किसी भी इंसान का चेहरा, आवाज और हाव भाव हूबहू कॉपी कर सकता है। ऐसे वीडियो इतने असली लगते हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इससे सिर्फ किसी एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं, समाज की भरोसे तक की बुनियाद हिल जाती है। सर, मेरे साथ ही कल हुआ, पाकिस्तान टीवी चैनलों ने मेरे एक बयान में 2 सेंटेंस जोड़ के डाल दिया वर्ल्ड कप को लेके गलत, फिर मुझे खंडन जारी करना पड़ा। तो ये धुआंधार हो रहा है।
सब तरफ से। पिछले कुछ समय में मैंने देखा कि राजनीतिक नेताओं के डीप फेक बनाए गए, चुनाव के दौरान फर्जी बयान गढ़े गए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर उनकी तस्वीरें अश्लील रूप में डाल दी गई और कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए भी डीप फेक का इस्तेमाल हुआ। यह सिर्फ डिजिटल शरारत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए खतरनाक कदम है। सबसे बड़ी समस्या है कि डीप फेक फैलता बहुत तेज है और पकड़ा बहुत देर से जाता है। एक असली वीडियो को वायरल होने में जितना समय लगता है, फेक वीडियो नकली वीडियो से कहीं ज़्यादा तेजी से फैल जाता, और एक बार फिर वायरल होगा तो बाद में खंडन करने से भी नुकसान की कोई भरपाई नहीं होती है। आज हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो देशव्यापी स्तर पर रियल टाइम में डीप फेक को पकड़े। कोई ऐसा नोडल तंत्र नहीं जो तुरंत कार्रवाई करे। प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी से काम करते हैं और सामान्य आदमी कहीं जाकर शिकायत करे तो सुनवाई नहीं होती है। महिलाएं खासतौर पर विक्टिम बन रही हैं, उनके सहमत के बिना एआई जनरेटेड न्यूज़ फोटो तक बना दिए जाते हैं। महोदय, यह भी सच है कि जितनी तेजी से एआई फेक तैयार हो रहे हैं, उतनी तेजी से लोगों का भरोसा असली वीडियो पर कम हो रहा है। कल को अगर कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई जज या कोई नागरिक असल में भी कुछ बोलेगा तो लोग कहेंगे डीप फेक है। ऐसे में लोकतंत्र की जवाबदेही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि डीप फेक की पहचान के लिए एक राष्ट्रीय एआई निर्मित कंटेंट मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई जाए। प्लेटफॉर्म्स के लिए अनिवार्य वाटर मार्किंग और डिस्क्लोजर